मानसिक अंतर्द्वंद से जूझती जीवन के आसपास की सच्ची कहानियां। डॉक्टर परिधि शर्मा युवा कथा लेखिका हैं। इनकी कहानियां पूर्व में महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। खास बात यह है कि शिवना नवलेखन पुरस्कार 2024 अंतर्गत परिधि के कहानी संग्रह प्रेम के देश में को निर्णायक मंडल ने अनुशंसित किया है और फिर उसका प्रकाशन हुआ है। निर्णायक मंडल की इस अनुशंसा के उपरांत लेखिका को साहित्य जगत में अलग से पहचान मिलनी शुरू हुई है। ये किसी भी रचनाकार के लिए उत्साहजनक बात होती है। इस संग्रह में 15 कहानियां हैं, जिनमें ज्यादातर कहानियां साहित्य की स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में पूर्व प्रकाशित हैं। संग्रह में एक कहानी है, एक साधारण आदमी की मौत। इस कहानी में छत्तीसगढ़ के जनजीवन का जीवंत चित्रण है। आज भी वहाँ की बड़ी आबादी सब्जियों के लघु व्यापार में संलग्न है और इस लघु व्यापार में संलग्न लोग मुख्यतः श्रमिक वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लोकल पैसेंजर गाड़ियों का उपयोग ये सब्जियों के परिवहन हेतु किया करते हैं। ये लोकल गाड़ियां इन श्रमिक वर्गों के लिए जीवन रेखा की तरह हैं, जिनमें कोई संभ्रांत आदमी कभी बैठ जाए तो वह इन श्रमिकों के प्रति तिरस्कार का भाव व्यक्त करने से नहीं रह पाता। कहानी में वर्गभेद को लेकर एक महीन सी रेखा लेखिका ने खींचने की कोशिश की है। मूलतः व्यक्ति अपने बचपन या किशोरावस्था में मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण रहता है। इस कहानी में प्रशांत नामक युवक के चरित्र से भी लगता है कि कभी वह भी अपने बचपन और अपनी किशोरावस्था में मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण रहा होगा, पर जैसे जैसे जीवन में वह आगे बढ़ता है, नौकरी करने के उपरांत सुख सुविधाओं से लैस होकर अपना जीवन जीने लगता है, तो दूसरों के प्रति सोचने समझने, उनकी चिंता करने के लिए उसके जीवन में कोई जगह नहीं है। जीवन की आपाधापी में वह खुद में ही सिमटकर अपना जीवन जीने लगता है। फिर अचानक माखन कुमार बारिक नामक एक साधारण से आदमी की मृत्यु के बाद, जिसका संबंध उसके बचपन और उसकी किशोरावस्था से है और जो उसके स्कूल के दिनों में उसके स्कूल का माली भी था, उसके भीतर लगभग सुप्त हो चुकी संवेदना अचानक उसे भीतर से कचोटने लगती है। अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हुए भी बार बार माखन कुमार बारिक की मौत उसे बेचैन करती है। इस बहाने ये कहानी मनुष्य के भीतर मरती हुई संवेदना के पुनर्स्थापन की बात करती है। सुख सुविधा से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के मन में भी दूसरों के प्रति संवेदना जैसे मानवीय मूल्यों के प्रति एक आस्था होनी चाहिए। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे भीतर इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। कहानी की भाषा और शिल्प की बुनावट सहज होते हुए भी कलात्मकता और संप्रेषण से परिपूर्ण है। संग्रह की एक अन्य धारदार कहानी है नीला आसमान। ये कहानी निपट शहरीकरण की चपेट में आए एक संवेदनशील मनुष्य के आत्मरुदन की कहानी है। जीवन स्मृतियों के माध्यम से मार्मिक रूप में अपनी पूरी संवेदना और बचपन की वास्तविकताओं से गुम्फित घटनाओं के माध्यम से यह कहानी उस आत्मरुदन को जिस तरह बयां करती है, वह उल्लेखनीय है। शहरीकरण और उद्योगों के चलते किसानों की जीवन स्थितियों में आ रही गिरावट की ओर भी यह कहानी हल्के से संकेत करती हुई आगे बढ़ती है। इस कहानी में रिश्तों को पुनः पुनः टटोलने और उसे बचा लेने की एक मार्मिक अपील भी भीतर ही भीतर प्रतिध्वनित होती है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। जिस सांझ वो लौटा, उसके 24 घंटे पहले उसने पियानो बजाया था। उसे पियानो बजाना अच्छा लगता था और गिटार, जबकि उसे न पियानो ठीक से बजाने आता था न गिटार। वह तो बस ट्राई मारता, पर वह गाता बुरा नहीं था। पर जिस बात से उसे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती वह ये थी कि वो कभी पानी में डूबकर नहीं मरेगा, क्योंकि उसे तैरना आता है। जब आसमा ने उससे पूछा कि यदि उसे किसी ने बहुत ज्यादा शराब पिलाकर पानी में धकेल दिया और वह तैर ना पाया और डूब गया तो क्या होगा, तब उसने कुछ नहीं कहा। उसे संतुष्ट रहना ज्यादा पसंद था। आसमा उसे टोक्यो कहकर बुलाती, उसने कभी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उस नाम को एक उपहार की तरह स्वीकारा। कुछ इस तरह, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं जापान गया था। क्यों? था एक फालतू काम। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। मैं आज से तुम्हें टोक्यो बुलाऊं। जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने हंसकर आसमा का गल छुआ था। जब वह लौट रहा था तब वह नहीं रोया। आसमा भी नहीं रोई। जब वह लौट गया तब दोनों रोए। जाते वक्त आसमा ने सिर्फ यही कहा था, जब तुम अगली बार आओगे न टोक्यो, तब तुम मुझे ड्राइविंग जरूर सिखाना। ओह के। उसने उसका अभिवादन किया था, थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा झुककर। कहानी के इन संवादों में कथाकार के लेखन का कलात्मक सामर्थ्य उभरकर सामने आता है। परिधि के पास लेखन की जो शैली है, उसमें कला और संवेदना एक साथ घुल मिलकर आती हैं और पाठकों के अंतर्जगत में अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न करती हैं। संग्रह की कहानी मोहन बाबू का स्कूटर परिवार, प्रकृति, पालतू जीव जंतु और मनुष्य के जीवन संघर्ष के आपसी रिश्तों की कहानी है। ये कहानी मनुष्य के अकेले हो जाने की कहानी है, जो परिस्थिति जन्य है। अधूरी इच्छाएं किन परिस्थितियों की वजह से अधूरी रह जाती हैं, परिवार किन परिस्थितियों में उलझा रहता है,
पालतू जीव जंतु का साथ मनुष्य को किस तरह संबल देता है और मनुष्य उनसे किस तरह जुड़ा रहता है, इन सारी घटनाओं को ये कहानी बड़े सुंदर और मार्मिक ढंग से सामने रखती है। प्रकृति से तारतम्यता का एक जीवंत चित्रण यहाँ लेखिका ने प्रस्तुत किया है। कहानी का अंत थोड़ा उदास करता है, पर यह उदासी इस कहानी को यथार्थ के करीब भी ले जाती है। मोहन बाबू की विश लिस्ट में स्कूटर का आउट ऑफ स्टॉक होना प्रतीकात्मक है, जो उनकी अधूरी इच्छाओं और भीतर की निराशा को दर्शाता है। कहानी और बेहतर हो सकती थी अगर मोहन बाबू की भीतरी दुनिया के मनोविज्ञान को थोड़ा और उभारा जाता। तब भी यह कहानी भावनात्मक रूप से समृद्ध और यथार्थवादी रचना है, जो पारिवारिक संबंधों, सामाजिक बदलाव और बुजुर्गों की उपेक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है। संग्रह की एक अन्य कहानी मनीराम की किस्सागोई संवेदना से संपृक्त कहानी है, जो वर्तमान संदर्भों में राजनीतिक, सामाजिक एवं मनुष्य जीवन की भीतरी तहों में जाकर हस्तक्षेप करती हुई नजर आती है। कहानी की डिटेलिंग इन संदर्भों को एक रोचक अंदाज में व्यक्त करती हुई आगे बढ़ती है। पठनीयता के लिहाज से भी यह कहानी पाठकों को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब नजर आती है। परिधि की कहानी तोहफा छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण से उपजी भीषण समस्याओं की ओर इशारा करती है। उद्योगों से निकले गर्म राख के निदान की ओर उद्योगों के मालिकों का कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि इसके समुचित निदान में बहुत अधिक खर्च होने की संभावना बनी रहती है। उद्योगों के मालिक गर्म राख को जहां जगह मिलती है वहीं डंप कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में खेल के मैदान और किसानों की जमीनें भी इससे बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि वहां भी जोर जबरदस्ती यह गर्म राख आए दिन डंप कर दिया जाता है। तोहफा कहानी में जन्म से अंधी एक लड़की बबली भी इसी गर्म राख से जलने का शिकार होती है। बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनकर जन्म से अंधी लड़की बबली भी एक लाठी के सहारे मैदान की तरफ बढ़ती है और गर्म राख से झुलसकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु पर नोटिस लेने वाला गांव में कोई नहीं मिलता। उद्योग मालिकों के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठती। यहाँ तक कि लड़की के पिता की ओर से भी चुप्पी साध ली जाती है, क्योंकि फैक्ट्री का मैनेजर लड़की के पिता के घर आकर अपने विरुद्ध बन रही सारी परिस्थितियों को पैसे के बल पर मैनेज कर लेता है। बाकी लोग सिर्फ खुसुर फुसुर करते हुए देखते रह जाते हैं। ये कहानी उद्योगों से उपजी भीषण समस्या की ओर तो इशारा करती ही साथ जन्म से अंधी एक विकलांग लड़की के अस्तित्व की समाज द्वारा की गई उपेक्षा को भी सामने लाती है। उद्योगों द्वारा अवैध तरीके से खेल मैदान में डंप किए गए गर्म राख में जलकर 8 साल की किसी अंधी लड़की के अस्वाभाविक मौत का जब समाज विरोध नहीं करता, तब उसे संवेदनहीन समाज ही कहा जा सकता है। ये कहानी समाज की इस संवेदनहीनता को भी सामने लाकर एक प्रश्न खड़ा करती है। संग्रह की एक बहुत अच्छी कहानी है उम्मीद। उम्मीद एक ऐसा शब्द है जो हमेशा जीवित रहता है। बच्चों के साथ रहते हुए माता पिता का समय बहुत अच्छी तरह से गुजर जाता है, किंतु कालांतर में जब वे शादी ब्याह, नौकरी या अन्य वजहों से उनसे दूर चले जाते हैं तो उनका अकेलापन उन्हें उनकी स्मृति में बार बार ले जाता है। जमींदार और जमींदारनी भी ऐसे ही वृद्ध दंपत्ति हैं। उनकी 3 संतानों में लड़की की शादी हो जाती है और वह दूर चली जाती है। एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और दूसरा लड़का सेना की नौकरी में चला जाता है। बच्चों की स्मृतियों में जीवन गुजारते हुए उनके दिन गुजरते हैं। उन्हें न जाने क्यों लगता है कि उनके बच्चे एक दिन उनके पास लौट आएंगे। ये लौटना कितना संभव है ये कहा नहीं जा सकता, पर उनके भीतर की उम्मीद उन्हें उनके बच्चों से जुड़े रखती है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो वृद्ध होते, अकेलापन झेलते दंपतियों की मनस्थितियों को बयां करती है। कहानी भाषा शिल्प के जरिए भी बांधे रखती है। वजूद भी एक आकर्षक भाषा शिल्प की कहानी है। एक युवा होती किशोर लड़की जिसे एक माँ ने जन्म दिया पर पालन पोषण किया एक अन्य औरत ने, इस लड़की के भीतर माँ को लेकर और अपने वजूद को लेकर उठ रहे विभिन्न विचारों को कहानी में पढ़ते हुए हम एक ऐसी दुनिया के भीतर प्रवेश करते हैं जहाँ कई घटनाएं एवं संवेदना की कई परतें हैं। किसी के भीतर उठ रहे विचारों को बहुत कलात्मक रूप में पढ़ना समझना हो तो इस कहानी को पढ़ा जाना जरूरी हो जाता है। यह एक बहुत सुंदर कहानी है। एक छुटती मेट्रो, एक तस्वीर, एक लड़की भी संग्रह की एक ऐसी कहानी है जो युवक युवती के बीच अव्यक्त रूप में जन्म ले रहे प्रेम की सुनहरी परतों को खोलती है। ये प्रेम संवादों और घटनाओं के जरिए मूर्तमान होता हुआ नजर तो आता है, पर मुकाम तक नहीं पहुंचता। प्रेम मुकाम तक न पहुंचे फिर भी लगे कि उसने पूर्णता को प्राप्त किया है तो ये बड़ी बात होती है। इसमें लेखक का सामर्थ्य होता है। ये भी बहुत सुंदर कहानी है जो अलग अलग कौमों को प्रेम के जरिए जुड़े रहने का संदेश देती है। संग्रह की शीर्षक कहानी प्रेम के देश में एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम एक तरफ है तो दूसरी तरफ जीवन की सुख सुविधाओं की साधन संपन्नता है। एक लड़की जिसने किसी से प्रेम किया हो तो वह निरा प्रेम को चुने या जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उस प्रेम का त्याग कर दे। कहानी में एक जबरदस्त अंतर्द्वंद है जहां अंततः प्रेम को चुने जाने का संदेश मिलता है। संग्रह की अन्य कहानियां डर के पुतले, खोटे सिक्के,
खत, स्वप्न टूटने की पूर्व सूचनाएं इत्यादि भी पठनीय कहानियां हैं। खास बात यह है कि परिधि की कहानियों के कथ्य कहीं से प्रायोजित नहीं लगते, बल्कि उनमें आम जन जीवन की वास्तविक घटनाएं बहुत स्वाभाविक रूप में विस्तार पाती हैं। लेखिका का ये पहला संग्रह है, इसलिए इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए और आशा की जानी चाहिए कि वे आगे और भी अच्छी कहानियां लिखेंगी।